नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं व्याकरण से एक टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को पता है हिंदी टीजीटी पीजीटी की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके अंतर्गत व्याकरण का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है और व्याकरण को अभी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने ये उदाहरण देख ही चुके हो। DTPLSB में लिटरेचर से अधिक भी व्याकरण पूछी जाती है, पूछने को तो, और ना पूछी जाए तो 1-2 नंबर की ही पूछ ली जाती है। इसीलिए हम अगर संपूर्ण हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। EMRS में भी व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं, उनको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। संडे को हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। व्याकरण से संबंधित हम एक टॉपिक करते हैं। हम टॉपिकों को भी कंप्लीट करते हुए उनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चल रहे हैं और साथ साथ हम हिंदी शब्दावली को भी लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी काफ़ी सारे प्रश्न ही पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह जब तक हमारा हिंदी लिटरेचर और अन्य जो टॉपिक कंप्लीट होंगे, जैसे व्याकरण और भाषा विज्ञान, उसी तरह हमारी संडे की एक क्लास रख के हम हिंदी व्याकरण को भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आज की क्लास हमारी टीजीटी पीजीटी बच्चों के लिए ही नहीं है, केवल ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिस भी परीक्षा में हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जो ये आज के प्रश्न है ये पिछले सालों की परीक्षाओं से ही उठाए गए हैं। जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी हम तथ्य कर रहे हैं, जो प्रश्न करेंगे, वे हम किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हो, चाहे टीचिंग एग्जाम में हो या फिर नॉन टीचिंग, हम पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों के आधार पर ही अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनेक के स्थान पर एक शब्दों को आज हम करेंगे। कई बार एक वाक्य दे दिया जाता है और उसका एक शब्द हमें निकालना होता है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। भाग 1 आज हम करेंगे। कुछ और भी रह जाएंगे इम्पोर्टेंट तथ्य, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के, वे हम भाग 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अनेक के स्थान पर एक शब्द, जैसे कि हिंदी में वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वह संस्कृत से लिए गए होते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। इनको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वाक्य है। वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के, ये अनेक शब्द हो गए, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं इनका। तो ये एक प्रश्न तो यहाँ से ही बन गया हमारा। हिंदी में वाक्य या वाक्यांश के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। वे अधिकतर किस प्रकार के शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द होते हैं, या देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत से लिए गए हैं। जो भी संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं वे हमारे कौन से शब्द होते हैं? वे तत्सम शब्द ही होते हैं। तो संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं किन शब्दों से लिए गए शब्द है, ये किस भाषा के शब्द होते हैं अधिकतर। तो ये हमारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं वे संस्कृत के होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव नहीं होते। तो परिभाषा को देख लेते हैं एक बार। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द या भावार्थ शब्द कहते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावर्त, सदावर्त उसे कहते हैं जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो। जिसके आने की कोई तिथि न हो वो होता है हमारा अतिथि। अतिथि कहते हैं जिसकी आने की कोई तिथि न हो। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अदप्रस्तुत। उसे क्या कहते हैं? जो अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड हुए हैं, अभी उत्पन्न हुए, तो उसे कहते हैं अदप्रस्तुत। जिसकी आशा न की गई हो वो कौन होता है? प्रत्याशी। उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशी। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यक्ता। और जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। वह जिसका कोई शत्रु न हो
वो होता है अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, अभी तक जिसको हराने में किसी ने जन्म ना लिया हो, वो होता है हमारा अजातशत्रु। इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला शब्द है ये। गुरु के समीप या साथ रहने वाला कौन होता है? अंतेवासी। कौन होता है जो गुरु के समीप और पास रहता है? वो अंतेवासी, यानी कि उसके बिल्कुल पास में गुरु जी के। जिसका कभी अंत न हो वो होता है अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वो होता है औदार्यता, यानी कि जिसका हृदय उदारता से भरा हुआ हो। कौन होता है वो? औदार्यता। जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, यानी कि अत्यधिक जो कंजूस होता हो, जिससे खर्च ना होता हो, और जो खर्च करने में आनाकानी करता हो, वो कौन होता है? मितव्ययी। व्ययी मतलब खर्च करना, यानी कि मित मतलब कम। तो कौन होता है वो? खर्च करने में जो कंजूस होता है, मितव्ययी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कौन होती है? मृदभाषिणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मृदभाषिणी। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो, जिसको हरा ना सके, जिसका कोई शत्रु न हो, वो कौन होता है? अजातशत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, कौन होता है वो? अग्रसोची। अग्र मतलब आगे, सोची मतलब सोच करके चलता हो, आगे तक की सोच करके चलता हो, वो कौन होता है? अग्रसोची। बढ़ते हैं आगे। बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य कौन होता है? स्मरणीय। जो कुछ नहीं जानता हो वो कौन होता है? अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है आप लोगों को पता ही है, हमारा अंतरिक्ष कहलाते हैं उसे। जो गणना के योग्य हो वो होता है नगण्य। मन की बात जानने वाला होता है मर्मज्ञ। जिसे बुलाया न गया हो वो होता है अनाहुत, मतलब जिसे बुलाया न गया हो और जो बिना बुलाए आ जाए वो कौन होता है? अनाहुत। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो होता है नास्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास है वो होता है आस्तिक। आप लोगों को पता ही है इसका। तो पढ़ते हैं आगे। जो आमिष, यानी कि आमिष का मतलब होता है मांस नहीं खाता वो होता है निरामिष। और जिसके आने की तिथि न हो वो होता है अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो वो होता है अविवेकी। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर, और जो लिखना पढ़ना नहीं जानता वो निरक्षर। जो उपकार को मानता हो वो होता है कृतज्ञ। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। कठिनाई से समझने योग्य होता है जो, वो होता है दुर्बोध। जिसका निवारण न हो सके अनिर्णित। जो अवश्य होने वाला हो वो होता है अवश्यम भावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। इम्पोर्टेंट है भाई ये, इसमें आपको कंफ्यूज भी हो सकती है। विधि या कानून के विरुद्ध हो, जिसमें विरुद्ध हो वो होता है अवैध। और जो विरुद्ध न हो, मतलब ये होते हैं अवैध और वेद। लीगल और अनलीगल हम बोलते हैं ना इंग्लिश में। वैसे हमने इंग्लिश से हिंदी नहीं समझनी चाहिए, हिंदी के अनुसार इंग्लिश समझनी चाहिए। लेकिन आजकल का क्या करें, आजकल बच्चे इतने इंग्लिश में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें इंग्लिश से ही हिंदी को समझाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पर चलता है कभी कभी। ऐसे करना नहीं चाहिए भाई। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इंग्लिश शब्दों को बोल करके आपको हिंदी समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो इसीलिए हमें हिंदी को हिंदी ही रखना है, हिंदी में ही समझना है। तो अवैध और वैध ये दो होते हैं शब्द, और ये किस में भी आते हैं। नेट की परीक्षा में हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये पूछ लेते हैं, जो भी सत्य और असत्य पूछे जाते हैं, जिससे उसमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से ये पूछ लेते हैं इनमें से वैध कौन सा है, अवैध कौन सा है। तो अवैध और वैध एक तरह से सत्य और असत्य, मतलब जिसके जो ये कानून से संबंधित होते हैं, जिसे विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है। जो कानून या विधि के विरुद्ध न हो वो होता है वेद, लीगल। बढ़ते हैं आगे। जो किसी पर अभियोग लगाए वो क्या होता है? अभियोक्ता या अभियोगी।
अभियोक्ता और अभियोगी होता है जो किसी पर अभियोग लगाए। अब पार्ट भाग 2 इसके बाद ये हमने उन्हीं परीक्षाओं से उठाए गए हैं जो किसी भी टीचिंग परीक्षा में एक शब्द के अनेक शब्द आए हुए हो या फिर नॉन टीचिंग परीक्षा से लिए गए हो। जिस भी पिछले सालों के प्रश्नों से ही परीक्षाओं से ही मैंने इन प्रश्नों को उठाया है और इसी तरह अभी और भी काफ़ी सारे रह जाते हैं। इनके अलावा वो हम भाग 2 में कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिकों को और हिंदी शब्दावलियों को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे हमारे और अन्य टॉपिक कंप्लीट हो गए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, उसी तरह हमारी हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी टीजीटी, पीजीटी, TSSS और EMRS में जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उनको भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और NTA नेट में हिंदी व्याकरण का इतना अत्यधिक रोल नहीं होता, लेकिन समझ तो हमें होनी ही चाहिए हर एक चीज़ की, हर एक शब्द। हिंदी, जब हम हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, हिंदी से संबंधित अगर कोई भी तथ्य हमसे पूछ ले, व्याकरण हो या लिटरेचर, हमें पता होना चाहिए। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो या किसी हिंदी से संबंधित प्रश्नों से कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार से आपको क्लास चाहिए। इसी तरह हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर चलते रहे परीक्षा तक, या फिर आप चाहते हो कि एक टॉपिक को पहले कंप्लीट करा दो फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक को करा देना। इस तरह मैंने इस संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को इसलिए एक साथ लेकर के चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कभी कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट हो भी चुके हैं और उनकी रिवीजन हो जाएगी और उन्हें साथ साथ नया कंटेंट भी मिलता हुआ चलेगा। इसी आधार पर यही सोच करके मैंने ये क्लासेस इस तरह चलाई है। लेकिन आपके अनुसार जिस तरह आप चाहोगे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो। मैं उसी आधार पर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाती रहूँगी। हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए चल रहे हैं और आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।